हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं जो रिसेंटली हमारा एमपी में सेट एग्ज़ाम हुआ है। इसको हम डिटेल्ड आंसर की तरह डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और फिर अपना पेपर आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट पूछा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्यों के कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड टू सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड फॉर व्हाट टर्म लेंथ। इसमें पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो उनका कार्यकाल क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास 5 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 5 सदस्य 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 10 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 10 सदस्य 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 10 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं। टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें परमानेंट मेंबर होते हैं 5 और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। अब ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रसिया। इन चारों को क्या बोला जाता है, इन्हें परमाणु क्लब भी बोला जाता है और P5 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इनको जो इलेक्ट करता है वो कौन करता है, महासभा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केनेथ वोल्टज द्वारा नव यथार्थवाद पर लिखी गई है। देखिए, केनेथ वोल्टज कौन है, न्यू रियलिस्ट हैं और ये पूछा है कि इनकी कौन सी बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन रिटन बाई केनेथ वोल्टज ऑन न्यू रियलिज्म। देखिए, फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड सिस्टम। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, केनेथ वोल्टज की जो बुक है वो कौन सी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं बाकी जो बुक्स हैं, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखिए, इसमें मैंने चेक किया, इसमें मुझे कई सारे नाम दिखाई दिए, लेकिन आप एक नाम याद रखिएगा, ये है स्टेव स्मिथ। स्टेव स्मिथ। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी है, स्टेव स्मिथ की। एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है, ये है फुकुयामा की। ये तो सभी जानते होंगे आप, फुकुयामा। रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड सिस्टम, इसमें भी मुझे कई सारे नाम दिखाई दिए, कहीं पे वॉलरस्टीन भी था और एक नाम और मुझे दिखाई दिया, वो था TERRY टेरी बोसवॉल, BOSWELL बोसवॉल। ठीक, आई होप चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। Where was the first ministerial conference of World Trade Organization organized? सिंगापुर, जिनेवा, सिएटल, दोहा। तो देखिए कहाँ पर हुआ, फर्स्ट पूछा है ना, इसमें फर्स्ट हमारा हुआ है सिंगापुर में। अब हमारा जिनेवा में कौन सा हुआ है, जिनेवा में हमारा हुआ है सेकंड। एक सेकंड मैं इसको आप क्लियर लिख देती हूँ। देखिए, सिंगापुर में हुआ है हमारा फर्स्ट, जिनेवा में हुआ है हमारा सेकंड, सिएटल में हुआ है हमारा थर्ड और दोहा में हमारा हुआ है फोर्थ। अब इनके ईयर याद रखिएगा। देखिए, जो अब ये हमारा जो WTO है ये कब बना था, ये 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। अब जो सिंगापुर में हुआ था ये कब हुआ था, 1996 को। फर्स्ट हुआ हमारा 1996 और सेकंड हुआ था 1998। इनके ईयर्स भी याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनको क्रोनोलॉजी से पूछ लें, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। और थर्ड जो सिएटल वाला हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1999 में और दोहा वाला हमारा हुआ था 2001 में। अब ये तो हमने इन चारों को डिस्कस किया, इसका फाउंडिंग मतलब इस्टेब्लिशिंग ईयर कब था, 1 जनवरी 1995। अब बात करते हैं हम कि अभी रिसेंटली कौन सा हुआ है। रिसेंटली हमारा 26 फरवरी से और 2 मार्च तक, याद रखिएगा, 26 फरवरी 2 मार्च 2024 वाला हमारा कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है हमारा अबू धाबी में। 2024 वाला भी याद रखिएगा, अबू धाबी में 26 फरवरी 2 मार्च, ये डेट याद रखिएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन वर रूल्स रिगार्डिंग डीलिंग विद प्रिजनर ऑफ वॉर स्टेब्लिश्ड? पेरिस घोषणा 1856, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 1899, हेग सम्मेलन 1907, जिनेवा अभिसमय 1949। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जिनेवा अभिसमय 1949। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? पेरिस डिक्लेरेशन 1856 की। अब इसमें क्या हुआ था? ये क्रीमिया युद्ध को समाप्त करने के लिए आया था, यानी कि एंड ऑफ क्रीमियन युद्ध, एंड ऑफ क्रीमियन वॉर। अब इसमें ये क्या हुआ था? ये रूस के खिलाफ लड़ा गया था, यानी कि रसिया के खिलाफ। किस किस ने लड़ा था? ये लड़ा था यूके, फ्रांस और तुर्की। यूके, फ्रांस और तुर्की, इन तीनों ने मिलकर किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ लड़ा था। ठीक, अब देखिए सेंट पीटर्सबर्ग 1899, इसमें क्या हुआ था? एक सेकेंड, इसमें जो कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं न्यूक्लियर वेपन, उस पर रोक लगाने के लिए 1899 में हुआ था। और जो हेग कन्वेंशन है 1907 की, इसमें क्या हुआ था? पीसफुली सेटलमेंट हुआ था इंटरनेशनल डिस्प्यूट को लेकर। इसमें टोटल कितनी थी? मतलब 13 ट्रीटी थी, जिसमें से 12 जो हो गई थी फोर्स में आ गई थी। ये चारों याद रखिएगा आप। और इसका राइट आंसर तो हमारा क्या है? जिनेवा कन्वेंशन। इसमें हमारी क्या बात हुई थी कि युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव संकल्प किया थे। आफ्टर September 11, 2001 अटैक बाई टेररिस्ट, what were the 2 important resolutions passed by United Nations Security Council in 2001 to counter international terrorism? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकल्प 1367 एवं 1373। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडियलिस्ट से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? अब इसके ऑप्शन हमारे पास क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता, मानव अधिकार को प्रोत्साहन। तो अगर आपने आइडियलिज्म पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा आइडियलिज्म वाले किस चीज़ की बात करते हैं? ये करते हैं शांति एंड सहयोग की। किस चीज़ की बात करते हैं? शांति एंड सहयोग। युद्ध की बात कौन करते हैं? युद्ध की बात करते हैं यथार्थवादी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें युद्ध की आवश्यकता बोला है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि आदर्शवाद हमारे युद्ध की बात नहीं करता। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है यूएनओ, और सामूहिक सुरक्षा की बात करता है, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नोट पूछा है, ध्यान से देखिएगा। 57 में अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता ही शक्ति है। सेकंड है शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है उनके मध्य मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। बल प्रयोग कर शत्रु को परास्त करना ही शक्ति है। शक्ति अपनी इच्छा अनुसार अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। तो इसका देखिए इसमें नोट पूछा है, तो ये है यूज ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स करना, तो ये एक कंसेप्ट ऑफ पावर में नहीं आता, जबकि पावर क्या होता है? एबिलिटी टू कंट्रोल अदर। ठीक, वो जो साइकोलॉजिकल रिलेशन होते हैं वो भी पॉलिटिकल पावर में आते हैं, और ये जो होता है इन्फ्लुएंस करना अदर स्टेट को, तो ये भी क्या होता है? हमारा पावर ऑफ कंसेप्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आंसर की हमने खुद से मतलब पेपर को सोल्व किया है, और अगर हो सकता है फाइनल आंसर की में कोई 1-2 आंसर इधर से उधर हो तो उस पर आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 58 है सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पूछा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब देखते हैं सभी राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है। इसमें सही पूछा है, तो सभी राष्ट्र कभी भी एकमत नहीं हो सकते, यानी सबका ओपिनियन सेम नहीं हो सकता। आक्रामक को रोकने के लिए सभी की समान रुचि होगी। देखिए इक्वल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता सभी का, तो ये भी रोंग है। राष्ट्रों को आपस में मतभेद को दूर कर सब क्या करेंगे? अपने मतभेद को भुलाकर, और जो भी आक्रमणकारी है उसके विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा सामूहिक सुरक्षा की मान्यता से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेशन शुड बी ऑलवेज बी रेडी टू कलेक्टिव एक्ट अगेंस्ट द एग्रेसर कीपिंग असाइड देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा 59। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर राष्ट्रों द्वारा किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन बाई नेशन। अब देखते हैं ये जो साइन हुए थे ये हुए थे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में, और टोटल मेंबर इसमें कितने थे? 50, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डमवॉर्टन ओक सम्मेलन की, तो ये कब का है? ये हमारा 1944 का है, और इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 39 थे। और इसमें क्या बात की गई थी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने की बात की गई थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? ये था यूएनओ। अब मास्को कब हुआ था हमारा? मास्को हुआ था 1943 में। मास्को हुआ था हमारा 1943 में। इसमें क्या हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? नाजी जर्मनी के खिलाफ थे कौन कौन? यूएसएसआर, यूके, यूएसए। याल्टा सम्मेलन हमारा कब का है? ये हमारा 1945 का है। आई होप आपको चारों क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। इसमें कौन से पूछे हैं? प्रथम पूछे हैं। प्रथम हमारे कौन थे? त्रिगवेली। इनका कार्यकाल कब तक का था? इनका कार्यकाल था 1946 से 52 तक, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं डेग हैमरशोल्ड, और इनका कब का? इनका जो था ये अभी यूजीसी में पूछा भी गया था। इनका है डेग हैमरशोल्ड का है 1962 से। इनका कार्यकाल आप देख लीजिएगा 1953 से। एक सेकंड फिर से लिखती हूँ। त्रिगवेली का कार्यकाल है 1946 से 1952। डेग हैमरशोल्ड का है 1953 से, क्योंकि ये इसके बाद आते हैं 61, और इन्हें मरणोपरांत 1961 में क्या मिला था? नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, यानी कि नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में। ये डेट याद रखिएगा। यूथांट आते हैं, इनकी जो डेथ हो जाती है ना, डेग हैमरशोल्ड की एक विमान दुर्घटना में हो जाती है। इसके बाद बनते हैं यूथांट। अब ये यूथांट जो है इनके बचे हुए कार्यकाल में भी रहते हैं, यानी 1961 से 62 तक भी रहते हैं, और उसके बाद भी इनका कार्यकाल रहता है, यानी 62 से और 97 तक भी रहता है इनका। उसके बाद आते हैं कोफी अन्नान, जो कि घाना के हैं। इनका कार्यकाल कब तक का है? इनका 97 से और 2006 का। ये दोनों याद रखिएगा। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है हमारे गुटेरस 2017 से और अभी तक, और इनका कौन सा? सेकेंड कार्यकाल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश के साथ व्यापार समझौते 1954 में भारत ने पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया था? ये चीन ने किया था। ये तो आप सभी याद रखिएगा, याद हो गई आपको 1954 में। इस पर कोई डिस्कशन वाली इतनी बात नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चीन ने आखिरकार सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मानना बंद कर दिया? कब मानना बंद कर दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978। याद रखिएगा 1978। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष पर भारत के रुख का समर्थन किया था, तब रूस के राष्ट्रपति कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष उस टाइम थे बोरिस येल्सिन। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 कंसेप्ट दिए थे, यानी कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो 2 दी थी, जिनके रूसी वर्ड थे। एक थी गिलास, ये रूसी वर्ड्स है, इसको याद रखिए, ग्लासनोस्ट। इसका मीन होता है खुलापन, ठीक। और दूसरी थी पेरेस्त्रोइका, इसको याद रखिएगा, पेरेस्त्रोइका। इसका मीन था पुनर्गठन, ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, भारत ने उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने का निर्णय लिया। ये किस नीति का प्रसंग है? इंडिया डिसाइड ऑन एक्सटेंशन ऑफ यूनिलेटरल कंसेशंस टू नेवर इन द सब कॉन्टिनेंट, दिस इज अ थीम ऑफ विच पॉलिसी। तो ये कौन सी पॉलिसी थी? ये थी गुजराल डॉक्ट्रिन। कब की है ये? 1996 की। और उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे आई.के. गुजराल, ठीक। गुट निरपेक्ष नीति कब की है? 1961 की है, जो कि नेहरू, नासिर, टीटो ये तीनों लेकर आए। पंचशील अभी आपने ऊपर पढ़ा, पंचशील हमारे कब के हैं? 1954 में साइन हुए थे, नेहरू और चाउ इन लाई के तहत। लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी कब की है? ये 1991 की है, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम की। आई होप चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए होंगे। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी मैंने अभी आपको बताई, ये किस टाइम की है? ये पीवी नरसिम्हा राव के टाइम की है, 1991 की, याद रखिएगा। अब देखते हैं 66
पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया, ये कौन थे? बराक ओबामा। नेक्स्ट है हमारा मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड PIP ने किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 12वां स्थान दिया? किस में दिया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में एक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं है। देखिए जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमारे पंचशील भी हैं जो कि 1954 के हैं, ठीक। गुट निरपेक्षता भी है, 1961 की है। शांतिपूर्ण अस्तित्व भी है, लेकिन शक्ति बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, शक्ति संतुलन नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 69, भारत को परमाणु नीति से संबंधित सिद्धांत हैं। भारत की परमाणु नीति से यानी कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी। अगर आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ी होगी तो उसमें ये दोनों क्लियरली लिखा है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा देश G4 का सदस्य नहीं है? देखिए इसमें भारत भी है, एक सेकेंड, G4 में कौन कौन है? भारत है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका नहीं है। इसकी जगह क्या है? इसकी जगह है ब्राज़ील, याद रखिएगा, ब्राज़ील। चारों हो गए, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, G4 के मेंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक शास्त्रीय संघीय सरकार के निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा लक्षण भारत में विद्यमान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए क्लासिकल फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया? सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीनों याद रखिएगा। तो ये तो हमारा राइट होगा। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास, ये भी राइट होगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान, देखिए समान नहीं है, सबको जनसंख्या के बेस पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय भी है यानी कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है 72, राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के कुल सदस्यों के बहुमत के नेता को। तो ये किसको बनाते हैं? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। PM कौन बनते हैं? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का चुनाव किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन। और ये कब आई? 1946 में। और जबकि ये क्रिप्स आया था 1942 में, जिसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया था। माउंटबेटन 3 जून को आई थी। इसका आई थिंक 47 है या 46 है, आप देख लीजिएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अलग विषम विकल्प को चुनिए, यानी कि जो इसमें ओड 1 है वो देखना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखिए ये 3 जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यानी कि और ये जो कैग है इसका आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या है हमारा 148 में कैग है। तो ये हमारा जो है एक संविधान में एक आर्टिकल है इसका, ये एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब बॉडी नहीं, एक संवैधानिक पद है। तो ये हमारा इसमें अलग है, बाकी ये संसद के प्रस्ताव द्वारा बने गए हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। आप देखते हैं नेक्स्ट, कौन सी संवैधानिक संस्था भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है? तो ये तो सब क्लियर ही है, भारतीय चुनाव आयोग देता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 में कॉलम ए है, कॉलम बी है और इनको मैच करना है। देखिए सबसे पहला आर्टिकल 43A में क्या है? इसमें है ग्राम सभा। ए का है 3, तो ए का 3 हमारा कहाँ पर है? एक सेकेंड, सिर्फ एक में ही है, फर्स्ट वाले में ए का 3। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो डी का ये है 1, डी का 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कंपोजिशन ऑफ पंचायत होगा। 243B में क्या है हमारे? इसमें है पंचायत का गठन। और 243C में क्या है? पंचायत की संरचना। या इसमें थोड़ा सा वो है, देख लीजिएगा आप, लेकिन इसका ए का 4 ही होगा, मतलब ए का 3 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है, विदेशों से शरण लेने के संदर्भ में भारतीय राज्य विदेशों से शरण ले सकते हैं, राज्यपाल की आज्ञा से विदेशों से शरण ले सकते हैं, आपातकाल में विदेशों से शरण ले सकते हैं, या फिर विदेशों से शरण नहीं ले सकते, यानी कर्ज नहीं ले सकते।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कोई भी राज्य विदेश से ऋण ले सकता है। और अगर हम इंटरनल की बात करें कि कोई भी राज्य जो देश के अंदर ही कर्ज ले सकता है, तो इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल आप याद रखिएगा, इसका आर्टिकल है 293। आर्टिकल 293 के तहत कोई भी राज्य सरकार देश के अंदर ही कर्जा ले सकती है। नेक्स्ट है हमारा 78। निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें पूछा है नोट, राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, सही। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, सही। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, एक सेकेंड, सही। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, क्योंकि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होते हैं, जो भी राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो। व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति होते हैं और सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति होते हैं। 79 में राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, सही। ये संसद का स्थायी सदन है, सही। ये लोकसभा के समान ही शक्तियाँ एवं स्थिति रखता है, नहीं, क्योंकि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, सही। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। हमारा क्या है, ये इक्वल पावर नहीं है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि इसको राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड और स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। भारत का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो ये है 143। लेकिन ये एडवाइस कैसी होगी, ये बाइंडिंग नहीं होगी, याद रखिएगा, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं होगी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 42 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ऑर्डर देने के राइट्स हैं, ठीक। 144 में क्या गया है कि इंडिया की जो भी अथॉरिटी है वो एससी की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प के लिए काम करना उनके लिए अनिवार्य है। और 45 में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है, रूल रेगुलेशन बना सकता है, ठीक। अब 81 में देखते हैं कि स्वाधीनता के पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे उत्पादन को अधिकतम बढ़ावा, जिससे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, सही। संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त एवं गरीबी निवारण किया जा सके, सही। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, ये भी सही। बाजार व्यवस्था को मजबूत करना हो। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी फाइनल आंसर की में आप देख लीजिएगा, हो सकता है ऑल भी हो, लेकिन मार्केट सिस्टम की यहाँ पर बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है 83। भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, सही। इंडियाज मिडिल क्लास कंज्यूमर हैव बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टर, सही। एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया, तो इसका क्या होगा 1, इसके तीनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम 84। भारत में धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो ये पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है, सही। इसमें पूछा है कि दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है, सेपरेट स्टेट आर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सही। ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता, इट डज नॉट बिकम द एन ऑब्स्टिकल इन द path of national unity। तो देखिए ये रोंग है थर्ड वाला, क्योंकि ये बाधक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1 और 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका है 1992, जबकि ये जो आया था हमारा 65वां संविधान संशोधन 1990 में आया था, याद रखिएगा। एक सेकंड में लिख देती हूँ। 65वां संविधान संशोधन हमारा कब आया था? 1990 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये 12 मार्च 1992 को ये लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1992। लेकिन होता क्या है, उसके बाद 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिससे नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग हो जाता है और नेशनल कमीशन फॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये अलग हो जाता है। इसका आर्टिकल है 338
और इसका आर्टिकल है 338 का ए, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में किया गया है। ये पुस्तक किसकी है? यहाँ पर सिंपल पूछा है कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक किसकी है। ये सबको पता होगा, रजनी कोठारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज सुधार हेतु कौन से राज्य में की गई थी? ये महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी, ये याद रखिएगा। भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम कौन सा राज्य था? ये आंध्र प्रदेश था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये याद रखिएगा। भारत में संविधान के किस संशोधन में भारत में दल विरोधी कानून लागू हुआ? तो ये कौन सा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 61 कब हुआ था हमारा? ये हुआ था हमारा 61 1988 में। इसमें वोटिंग एज क्या हो गई थी? 21 से 18 कर दी गई थी। 73 हमारा हुआ था 1993 में, आया 1992 में था, लेकिन 1993 में ये लागू हो गया था। इसमें ये पंचायत से रिलेटेड है। और 86 हमारा हुआ था 2002 में आया था, और 2010 में ये लागू हो गया था। ये हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है, और इसका आर्टिकल है हमारा 21 का ए। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।